पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर काउंसिल और 20 नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चली। मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 5 बजे तक 63.94% से वोटिंग हुई। वोटिंग ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से हुई, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। निकाय चुनाव के नतीजे 29 मई को आएंगे। फाजिल्का में नगर काउंसिल के 25 वार्डों के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गई। भीषण गर्मी के बावजूद सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और पोलिंग बूथों पर पुरुषों और महिलाओं की लंबी कतारें नजर आईं। स्थानीय विधायक और सांसद भी मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन के मुताबिक कई बूथों पर 80% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। एसडीएम ने बताया कि जिले के कुल 1,73,755 मतदाताओं में से 1,10,044 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसके साथ कुल मतदान 63.33% दर्ज किया गया। सभी मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है। मोहाली में श्री अमृतेश्वर महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं कार्यक्रम के आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बताया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की विवादित ऑडियो क्लिप मामले पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी अभिमन्यु राणा को 29 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो क्लिप मामले को गंभीरता से लिया गया है। जालंधर के गुरु अर्जन देव नगर में एक पेट्रोल पंप पर आग लग गई। इस दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया। इस पेट्रोल पंप पर आग लगने की ये तीसरी घटना है। घनी आबादी के बीच स्थित पेट्रोल पंप से दहशत पे आए निवासियों ने इसे यहां से हटाने की मांग तेज कर दी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे इस मामले को लेकर जल्द ही डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे और पेट्रोल पंप को बंद कराने की मांग करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 39 में लूट की कोशिश करने वाले एक्टिवा सवार 3 आरोपियों को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने सेक्टर 55 स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास एक साइकिल सवार व्यक्ति को निशाना बनाया था। आरोपियों ने चाकू दिखाकर मोबाइल और पर्स लूटने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 41 और बड़हेड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लानिंग को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सीएम सैनी दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री समिति कक्ष में कैबिनेट सब कमेटी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विकास से जुड़े मुद्दों और कृषि विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं शाम 7 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पंजाब से आए अजयवीर समेत 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, जहां कई सामाजिक और क्षेत्रीय विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब के किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने बिगड़ती स्थिति और कृषि क्षेत्र में बिजली संकट समेत कई समस्याओं के बारे में सीएम सैनी को जानकारी दी। साथ ही किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पंजाब आने का निमंत्रण भी दिया। किसान संगठनों ने कहा कि पंजाब के किसान और हरियाणा सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित हैं और वे भी हरियाणा की तर्ज पर सुविधाएं चाहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी किसान प्रतिनिधियों को हर संभव सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया। हरियाणा में 15 जून से शुरू होने जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है।
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के विधायक, जिलाध्यक्ष और BLA 1 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रदेश में लागू होने वाली SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चा की जाएगी और पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन होगा। पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 7 में हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को 24 घंटे के अंदर सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान करण खान और सूरज के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से छीना गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल चोरी की बाइक बरामद की। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत करीब 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश के साथ साथ यूपी का भी विकास निरंतर जारी है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार महिलाओं के लिए असुरक्षित थी, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज्य है और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर समाज में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह खटीमा से हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी सिमकनी ग्राउंड स्थित SSJ कैंपस पहुंचकर सोबन सिंह वीणा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उदय शंकर नाट्य अकादमी में आयोजित SDG अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक दुकान पर हुई मामूली विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम दिल्ली पुलिस को PCR कॉल मिली, जिसमें गोली चलने की जानकारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक युवक एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी कुछ युवकों से कुर्सी छूने को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर बाद आरोपी वापस लौटे और एक युवक ने गोली चला दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में देर शाम गोलीबारी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक खजूरी खास के एक F ब्लॉक इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायल को पहले ही PCR वैन के जरिए JPC अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले BSF प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, वृक्षारोपण किया और जवानों से बातचीत भी की। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF जवानों के साहस और सीमांत इलाकों में नागरिकों का मनोबल बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत पड़ी वहां जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया।
केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी के हाई लेवल कमेटी का गठन किया। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान भी पेश करेगी। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसंख्या बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। जम्मू के गांधीनगर स्थित ग्रीन बेल्ट पार्क के पास मंगलवार शाम पुलिस और संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 6 बजे जम्मू कश्मीर के गांधीनगर थाना पुलिस और एसओजी टीम संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश करते हुए अपने वाहन से एसओजी की गाड़ी को टक्कर मार दी और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसओजी जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दिन के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए 28 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। हालांकि 28 मई की शाम के बाद मौसम बदल सकता है। धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई। अमेरिकी सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता था। अमेरिका मौजूदा सीजफायर के दौरान संयम बरत रहा है, लेकिन अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा का हवाला देते हुए हमला किया। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, जो ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स और बंदर अब्बास पोर्ट के पास मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। ईरान सरकार ने आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का ऐलान किया। सरकार की प्रवक्ता फातेमा मेहाजेरानी ने बताया कि राष्ट्रपति मसूद पजेशिकियान ने इंटरनेट एक्सेस दोबारा शुरू करने के आदेश जारी किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में पिछले 87 दिनों से ज्यादा समय तक लगभग पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट रहा।